हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट 53rd। और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ये मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो आइए इस मिशन को पूरा करने के लिए सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल in the ovary and are packed into an inflorescence are usually pollinated by। तो ऑप्शन दिए हैं वाटर, बी, विंड और बैट। आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आंसर होना चाहिए विंड। विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं छोटे होंगे, पैक्ड होंगे इन्फ्लोरेसेंस में, ताकि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन जो है वो बढ़ सके। और सिंगल ओव्यूल यहाँ पर क्यों होता है? क्योंकि ये चांस इवेंट है। विंड पॉलिनेशन क्या होगा? चांस इवेंट। पॉलन पहुंच भी सकता है, नहीं करेक्ट पॉलन जो है वो नहीं भी पहुंच सकता है। तो इस वजह से प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी जो कंज्यूम कर खर्च ना हो अननेसेसरली, उसको प्रिजर्व करना चाहेगा। इस वजह से यहाँ पर ये सिंगल ओव्यूल होगा। तो आंसर हुआ यहाँ पर विंड पॉलिनेटेड। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के और क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? तो वेल एक्सपोज स्टमेन होना चाहिए यहाँ पर। पॉलेंस जो होंगे लाइट वेट होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ताकि दूर दूर तक डिस्पर्स हो सके। नॉन स्टिकी। जो स्टिग्मा होगी वो फेदरी, लार्ज। ओव्यूल सिंगल होगा। कॉमनली किसमें? ग्रासेस में प्रेजेंट है ये, सीन इन ग्रासेस। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मेल प्लांट इज हेक्साप्लॉइड। हेक्साप्लॉइड का मतलब 6 सेट हैं इसके पास क्रोमोसोम के, मेल प्लांट के पास। और फीमेल प्लांट दिया हुआ है टेट्राप्लॉइड, मतलब 4 सेट हैं। तो 6x हो गया यहाँ पर मेल प्लांट, ये 6 सेट हो गए इसके पास। और फीमेल प्लांट यहाँ पर हो गया टेट्राप्लॉइड। अब कह रहे हैं कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी यहाँ पर? तो एंडोस्पर्म 6x है, तो यहाँ पर जो मेल गैमीट बनेगा हैप्लॉइड होगा, तो ये कितना हो गया? 3x। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? फीमेल गैमीट। ये फीमेल प्लांट की बात थी, तो यहाँ पर जो गैमीट बनेगा फीमेल गैमीट, वो हो जाएगा 2x। अब एंडोस्पर्म जब बनता है तो एंडोस्पर्म में मेल गैमीट जो होता है वो पोलर, दो पोलर न्यूक्लियाई, इसे सेंट्रल सेल में जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, n+n। और एक n कितना है? 2x के बराबर। तो ये हो गया 4x। और यहाँ पर मेल गैमीट है 3x। तो ये 3x जब 4x के साथ मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 7n या 7x। तो ये आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93rd। मैच द फॉलोइंग। मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर क्या हुआ? पॉलन ग्रेन, ये n। यहाँ पर यूजुअली पॉलन ग्रेन 60% में 2 सेल्ड स्टेज में, वेजिटेटिव सेल प्लस जनरेटिव सेल। और कुछ में फॉर रिमेनिंग जो 40% है उसमें जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है, दो मेल गैमीट्स बन जाते हैं, तो ये 3 सेल्ड स्टेज में। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स जो मेल गैमेटोफाइट में एंजियोस्पर्म में पॉसिबल है वो 3। और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पर क्या कहलाता है फ्लावरिंग प्लांट में? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस है। इसके बाद मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम क्या है? ये ओव्यूल है। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल। ये जो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ये इंटेगुमेंट्स हो गए।
तो इसी को बोलते हैं ओव्यूल। और माइक्रोस्पोरेंजियम इज पॉलन सैक। तो आंसर होगा यहाँ पर ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, पहला ही है सिर्फ जिसमें ए थर्ड दिया हुआ है, तो ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट, सी इज सेकंड एंड डी इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। स्टारफिश, स्टारफिश किसका मेंबर है? ये इकाइनोडर्मेटा फाइलम का। डेविल फिश, ये ऑक्टोपस और मोलस्का का मेंबर है। सी हॉर्स, सी हॉर्स यहाँ पर ये ऑस्ट्रिक्थीज का मेंबर है। ऑस्ट्रिक्थीज मतलब बोनी फिशेस। कॉन्ड्रिक्थीज जो होती हैं वो कार्टिलेजिनस फिशेस। टोड, टोड यहाँ पर किसका? ये एम्फीबिया का मेंबर है। तो ए इज फर्स्ट, मैचिंग पूरी सामने ही दी हुई है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। पामेटली कंपाउंड लीव्स, पामेटली कंपाउंड लीव्स मतलब जो एक कॉमन पॉइंट से लीफलेट्स जब अराइज होंगे पाम की तरह, जैसे पाम से फिंगर्स अराइज होती हैं, तो ये किसमें? ये सिल्क कॉटन में हमें देखने को मिलेगा। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन किसमें होगा? ये डाइकॉट लीव्स का करेक्टरिस्टिक हो गया। रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क जैसा, जैसे पीपल की पत्ती अगर देखी जाए तो पीपल की पत्ती में एक ये मिडरिब हो गई, बाकी यहाँ पर ये सारे जो हैं ये वेन्स जो होगा, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, इसी को बोलते हैं वेनेशन। रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा इसको। तो ये डाइकॉट लीव्स में। पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स जो होती हैं ये नीम में है, और यहाँ पर ये कॉमन एक्सिस है रेकिस, और ये लीफलेट्स यहाँ पर अटैच्ड होंगे इस तरह से। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा ये पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। और रेसिमोज, यहाँ पर जो फ्लावर्स लगे होते हैं ये एक्रोपेटल, एक्रल मतलब होता है टुवर्ड्स हेड, पेटल मतलब टुवर्ड्स, तो ये हेड की तरफ यंगर फ्लावर्स होंगे, और बेस में यहाँ पर जो होंगे वो पुराने फ्लावर्स लगे होंगे। ये जैसे अगर फ्लावर है तो यहाँ पर जो टॉप पर होगा, हेड पर होगा, ये यंगेस्ट फ्लावर। तो यहाँ पर भी मैचिंग, ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ। Now we move to next question, question number 96. Normal fertility, at least 40% of ejaculated sperm must have normal shape and size, and at least 60% of them must show vigorous motility. तो हमें पता है कि 60% का तो नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए था, और 40% का विग्रस मोटिलिटी। तो यहाँ पर ये अपोजिट दिया, 40% ये होना चाहिए था और 60% ये होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। और सीमेन अलोंग विद स्पर्म कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा, तो सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है ये फ्लूइड पार्ट है, प्लस इसमें जैसे ब्लड में प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज इक्वल टू ब्लड, उसी तरह से सेमाइनल प्लाज्मा प्लस यहाँ पर जो मेल गैमीट्स हैं स्पर्म, ये दोनों मिल करके बनाएंगे सीमेन। तो यहाँ पर ये गलत दिया हुआ, सीमेन अलोंग विद स्पर्म कॉल्ड सेमाइनल प्लाज्मा, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। और इसमें जो सेमाइनल फ्लूइड कंट्रीब्यूट करती है, मैक्सिमम जो ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल, ये लगभग 60% ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम जो है ये सेमाइनल वेसिकल से आता है, जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ह्यूमंस मेल में। Now we move to next question, question number 97. Which one is unpaired gland in male reproductive accessory gland? तो मेल रिप्रोडक्टिव accessory gland की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल्स हैं, प्रोस्टेट है, और तीसरा टाइप जो है वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और इसी को बोलते हैं हम लोग कॉपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल ये दो होंगी, पेयर्ड है, प्रोस्टेट अनपेयर्ड है, और बल्बोयूरेथ्रल भी पेयर्ड है। तो अनपेयर्ड पूछा गया है, आंसर होगा थर्ड, प्रोस्टेट। लैक्राइमल ग्लैंड ये टीयर ग्लैंड्स हैं, जो आई में टीयर्स आते हैं,
वो लैक्राइमल ग्लैंड के सिक्रीशंस है। तो आंसर हुआ थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। Which one of the following process during decomposition is correctly described? Fragmentation carried out by organisms such as earthworm। तो ये सही है। इसके जो प्रोसेसेस हैं, फ्रेगमेंटेशन है, इसमें लीचिंग है, डिकम्पोजिशन में जो इन्वॉल्व है, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फाइनली मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर, तो इसको बोला जाएगा मिनरलाइजेशन। तो दीज आर द स्टेप्स। तो फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म, ये सही दिया हुआ है। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ए डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस विच अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन एट ए वेरी फास्ट रेट। एक्चुअली ये रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन, तो ये एट ए वेरी फास्ट रेट, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कैटाबॉलिज्म इज द लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुल्ली एनारोबिक कंडीशन, तो ये भी यहाँ पर गलत है, ये लास्ट स्टेप नहीं है। एनारोबिक कंडीशंस, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू ओनली टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ये लीचिंग के लिए, लीचिंग में, लेकिन यहाँ पर ये टॉप लेयर में नहीं, ये लीचिंग में वाटर सॉल्युबल जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं दे गो टू द बॉटम एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, तो इसे बोलते हैं लीचिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 98 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, तो जो प्रोड्यूसर्स से होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो रेस्पिरेटरी लॉसेस जो प्लांट खुद अपने लिए खर्च कर देता है, रेस्पिरेटरी लॉसेस, ये कहलाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो अवेलेबल होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। और यहाँ पर पूछा गया है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होगी वो कंज्यूमर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस की जाएगी, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो 99 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। Now we move to next question, question number 100. When the population density reaches the carrying capacity, the logistic growth curve is said to begin. तो logistic growth curve ये नेचुरल कंडीशंस में जहाँ पर रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। वेरल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन k। तो यहाँ पर k क्या है, तो दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी। नेचर कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है, इसको बोलते हैं k, मैक्सिमम यहाँ तक पॉपुलेशन पॉसिबल है। और ये जिस लेवल पर जा कर के कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसी को बोला जाएगा एसिम्पटोट। तो लैग फेज ये हो गया स्टार्टिंग वाला, ये लैग फेज ए, और ये हो गया लॉग फेज, या इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन फेज। एक्सपोनेंशियल फेज होगा, एक्सेलरेट करेगी यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल फेज। और ये वाला होगा यहाँ पर डिसेलरेशन, और ये हो जाएगा स्टेडी फेज। तो यहाँ पर आंसर हुआ फोर्थ, एसिम्पटोट। Now we move to next question, question number 100 first. Which of the following is wrongly matched recent extinctions? तो जो recent extinctions हुए हैं उसमें से कौन सा wrongly matched है? डोरडो, डोडो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुआ है, सही है। क्वागा ये अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुआ है, ये भी सही है। थैलाकिन ये ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सही है। स्टेलर सीकाउ ये रशिया से। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट मैचिंग दी हुई है वो है फोर्थ, 101. Now we move to next question, question number 102.
सेलेक्ट द करेक्ट मैच। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा में स्टार्च और फैट, इसके अलावा यहाँ पे जो अदर सब्सटेंसेस स्टोर्ड होते हैं उसमें टेनेंस। एंडार्क, एंडार्क कंडीशन एक्सार्क और एंडार्क प्रोटोजाइलम के पोजीशन के बेसिस पर। प्रोटोजाइलम अगर पेरिफेरी की तरफ है, जैसे इस कंडीशन में दिखाया गया है, ये रेडियल अरेंजमेंट होगा प्लस प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, तो इसको बोलेंगे एक्सार्क कंडीशन। और इसी के अपोजिट हमें देखने को मिलेगा स्टेम में, ये कंडीशन कहाँ है, ये रूट्स में प्रेजेंट होती है। और इसके अपोजिट हमें देखने को मिलेगा स्टेम में, उस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्क, जब प्रोटोजाइलम ये सेंटर की तरफ हो। फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स को बोला जाता है बास्ट फाइबर्स। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा में भी स्टार्च और फैट और इसके अलावा रेजिन्स, लेटेक्स एंड म्यूसिलेज, ये स्टोर्ड अदर स्टोर्ड सब्सटेंसेस यहाँ पर। तो आंसर हुआ ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज थर्ड एंड डी इज फोर्थ। Now we move to next question, question number 103rd. Which of the following are the incorrect match? ABA, ABA क्या है, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये इनिबिटर कैटेगरी का है। तो ABA इनिबिट सीड जर्मिनेशन सही दिया हुआ है। ABA ये एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह भी यूज किया जाता है, ट्रांसपिरेशन को कम करता है, तो क्लोजर ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी सही है। एथिलीन स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, एथिलीन जो है ये गैसियस टाइप का पीजीआर है, मेनली ये इनिबिटर होता है, बट कुछ केसेस में ये ग्रोथ को इनएक्टिवेट भी कर सकता है, तो ये सही दिया हुआ है। साइटोकाइनिन स्ट्रेस हार्मोन, ये गलत है, साइटोकाइनिन नहीं, स्ट्रेस हार्मोन क्या होगा, एब्सिसिक एसिड। प्लांट में जब स्ट्रेस की कंडीशन होगी तो एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये कहलाता है स्ट्रेस हार्मोन। तो इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड? तो प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, इसमें अमाइनो एसिड सिंपली लिनियर थ्रेड के फॉर्म में यहाँ पर ये अरेंज होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ये अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं। अमाइनो एसिड में जो राइट एंड है इसको सी टर्मिनल बोला जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और जो दूसरा वाला अमाइनो एसिड इधर लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं अमाइनो एन टर्मिनल, अमाइनो एसिड की वजह से। तो यहाँ से ये H2O का रिमूवल होगा, NH2, तो H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा, माइनस H2O, इसी को बोला जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये प्रेजेंट होगा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर प्राइमरी पॉलीपेप्टाइड में। जब सेकेंडरी पॉलीपेप्टाइड हेलिक्स के फॉर्म में हो या फिर प्लीटेड शीट्स के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और टर्शरी स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स भी हैं, और इसके अलावा वांडर वॉल्फ और आयनिक बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आंसर हुआ पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। गैलेक्टेंस एंड मैनन्स आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। तो गैलेक्टेंस और मैनन्स सेल वॉल के कंपोजिशन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये एल्गी में प्रेजेंट है। गैलेक्टेंस, मैनन्स प्लस मिनरल्स, सेलुलोज के अलावा यहाँ पे मिनरल्स भी होंगे, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये यहाँ पर एल्गी। फंजाई में काइटिन का बना होता है सेल वॉल, काइटिन क्या है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इसका होमोपॉलीमर है। प्लांट में ये जो हायर प्लांट्स हैं, एल्गी के अलावा जो हायर प्लांट्स हैं उसमें पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और प्रोटीन्स ये प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरिया में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, इनके अल्टरनेट अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, फिर यहाँ पर एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, इस तरह से। और इसके अलावा यहाँ पर पेप्टाइड चेन भी होगी, शॉर्ट पेप्टाइड चेन। तो 105 का करेक्ट आंसर हो गया सेकंड।
Now we move to next question, question number 106. A centriole-like structure from which the cilium and the flagella emerge. तो सीलियम और फ्लैजिला यहाँ पर अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2, 9 यहाँ पर पेरिफेरल डबलेट्स हैं और 2 यहाँ पर सेंट्रल सिंगलेट्स हैं, प्लस ये सेंट्रल शीथ होता है। और ये अराइज किससे होते हैं? तो ये अराइज होते हैं बेसल बॉडी से। तो बेसल बॉडी विल गिव राइज टू सीलियम एंड फ्लैजिलम। आंसर हो गया 106 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइक्रोबॉडीज? तो माइक्रोबॉडीज क्या है? ये माइन्यूट वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सही है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और ये बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी सही है। माइक्रोबॉडीज के एग्जांपल्स अगर पूछे जाएं तो एग्जांपल्स यहाँ पर हो गए पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो होते हैं ये इनका यूज होगा फोटो रेस्पिरेशन में। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ईस्ट डिराइव्ड प्रोडक्ट? तो ईस्ट डिराइव्ड प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सा नहीं है? ब्रेड, एथेनॉल, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स। तो स्टैटिन्स ये हमें मिलते हैं मोनास्कस परप्यूरियस से। स्टैटिन्स हैं क्या? तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज उसका इनिबिशन करते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए ये इम्यूनोसप्रेसिव है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है ये, और ये प्रोड्यूस होता है ट्राइकोडर्मा के द्वारा। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। एक और ट्राइकोडर्मा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होता है, ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम। एथेनॉल, एथेनॉल और ब्रेड दोनों में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये भी क्या है? ईस्ट है ये। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, ये फंगस से ऑब्टेंड होता है साइक्लोस्पोरिन ए, ये प्रोडक्ट है फंजाई का, ट्राइकोडर्मा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? यहाँ पर भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन। फाइब्रिनोजन, फैगोसिटिक सेल्स, बेसोफिल्स एंड एल्बुमिन्स। तो एल्बुमिन ये पता है सबको, ये ऑस्मोटिक बैलेंस, और बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व हैं। इसमें बेसोफिल से जो केमिकल्स रिलीज होते हैं 3 है, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, हिस्टामिन ये प्रो इन्फ्लेमेटरी होता है, और वैसे ये ये वैसोडाइलेटर्स भी है, और हेपेरिन ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट। फैगोसिटिक सेल्स, फैगोसिटिक आर मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स से डिराइव्ड होते हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस लेकिन ब्लड में नहीं, ये प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन ये जरूरी होगा ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो ए इज सेकंड, बी इज फर्स्ट, सी इज फोर्थ एंड डी इज थर्ड।
Now we move to next question, question number 110. In most prokaryotes the transcription unit is, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहाँ पर कैसी होगी, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक, मल्टीसिस्टोनिक या बाइसिस्टोनिक। तो सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन इज द ओल्ड टर्म फॉर जीन। जीन को जब डिफाइन किया गया तो सिस्ट्रॉन, रिकॉन, म्यूटॉन, ये सारे टर्म्स यूज किए गए थे। फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन उसे सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, तो प्रोकैरियोट्स में जो होता है ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है प्रोकैरियोट्स में, और मोनोसिस्ट्रॉनिक ये यहाँ पर होगा यूकैरियोट्स में। अब ये सिस्ट्रॉन का मतलब क्या है, तो सिस्ट्रॉन जो होगा जीन का वो पार्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, एमआरएनए बनेगा और प्रोटीन चेन बनेगी। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक में ये जो सिस्ट्रॉन होगा इसमें कई सारी स्ट्रक्चरल जीन्स, जैसे कि हमें देखने को मिलता है लैकोप्रोन में सिंगल एमआरएनए बनेगा और फिर इससे डिफरेंट प्रोटीन्स जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज। तो इसलिए इसको बोला जाएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। तो अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये सही है। नाइट्रोजनस वेस्ट, मेनी रेप्टाइल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स एंड मेनी बोनी फिशेज आर अमोनोटेलिक। तो रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, और ये कैसे होंगे, ये होंगे यूरिकोटिलिक। तो आंसर यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो गया, ये वाला यहाँ पर सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। Now we move to next question, question number 112. Given below are two statements. दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। Visceral muscles are located in the inner walls of hollow visceral organs of the body like the alimentary canal, reproductive tract, etc. तो skeletal muscles ये skeletal component से जुड़े हुए हैं, सही है। Visceral muscles are located in the inner walls of hollow visceral organs like the alimentary canal, ये भी सही है। Skeletal muscles जो होते हैं ये cylindrical हैं, striated होते हैं, धारियां प्रेजेंट होंगी, वॉलेंट्री होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सिंसीशियम, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। विसरल मसल्स, विसरल मसल्स जो होते हैं ये स्पिंडल शेप्ड है, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं और ये नॉन स्ट्राइटेड है और इनवॉलेंट्री है। तो ये यहाँ पर सही, स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स, और ये भी सही। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 112 इज फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। विच इज ए करेक्ट मैच। तो यहाँ पर करेक्ट मैच कौन सा होगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, टेंडन, गलत हो गया। टेंडन क्या है, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड विदाउट डक्ट, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स यहाँ पर जरूरी है। एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स की जरूरत नहीं है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड विद डक्ट, ये भी गलत।
कनेक्टिव टिश्यू, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग फंक्शन। तो ये सही है, इसका कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होगा, इसीलिए नाम दिया गया है कनेक्टिव, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉकरोच? हेपेटिक सी का 6 to 8 इन नंबर एंड हेल्प इन रिप्रोडक्शन, नंबर सही दिया हो, फंक्शन गलत दिया हुआ है। हेपेटिक सी का, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक सी का, और 6 से 8 है, ये भी ठीक है। 4 गट और मिड गट के जंक्शन पर है। गिजर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो काइटिनस प्लेट्स का बना हुआ है उसके लिए गोनेपोफाइसिस, फैलोमियर्स भी बोलते हैं। गिजर्ड यहाँ पर इसका दूसरा नाम होता है प्रोवेंट्रिकुलस, ग्राइंडिंग का काम करेगा, तो ये भी गलत हो गया। हैंड गट इज नैरोअर देन मिड गट, ये भी गलत, ये नैरो नहीं, ये ब्रॉडर है। और स्पायरिकल्स ये एयर एंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, तो ओनली डी इज करेक्ट। यहाँ पर टोटल जो स्पायरिकल्स हैं वो 10 पेयर्स हैं, 2 पेयर्स थोरैसिक एंड 8 पेयर्स एब्डोमिनल, और ये लेटरल पोजीशन पर होते हैं। आंसर हुआ यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजन बेस जब शुगर के साथ जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड। तो एडेनिन, एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन, यहाँ पर शुगर होगी राइबोज, तो ये सही है। एडेनिलिक एसिड, एडेनिलिक एसिड इसका न्यूक्लियोटाइड, ये सही है। थाइमीन, थाइमीन का न्यूक्लियोसाइड, थाइमोसिन नहीं, ये होना चाहिए था थाइमिडीन। थाइमीन क्या है, प्यूरिन और पिरिमिडीन बेसिस, दो तरीके के बेसिस हैं, तो ये पिरिमिडीन बेस है। पिरिमिडीन में डीन आएगा, न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा तो यहाँ पर थाइमिडीन होगा, और इसका न्यूक्लियोटाइड सही दिया हुआ है। ग्वानिन, ग्वानिन का क्या है, ग्वानोसिन, और न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, ग्वानिलिक एसिड, तो यहाँ पर भी ये सही है, ये भी सही है। साइटोसिन, साइटोसिन का साइटिडीन और साइटिडिलिक एसिड, तो यहाँ पर साइटोसिन साइटिडीन ये भी सही है, साइटिडिलिक एसिड ये भी सही दिया हुआ है। ए, सी और डी ये यहाँ पर सही है, आंसर होगा यहाँ पर 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। हाउ मेनी आर द करेक्ट मैच, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ प्रोवाइड किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट P32 एंड S35 इन्होंने यूज किया था, तो ये सही है। हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, नॉन रेडियो एक्टिव गलत हो गया। मेसेल्सन एंड स्टाल, इनका क्या था, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था इन्होंने। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये गलत है, हैवी आइसोटोप यहाँ पर यूज किया गया था N15। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज वायरस यूज किया गया था, इकोलाई यूज किया गया था, ये ठीक है। यहाँ पर ए और डी यहाँ पर सही है, मतलब 2 मैचिंग ठीक है, आंसर होगा 2nd। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट, यहाँ पर करेक्ट मैचिंग सेट आपको बताना है। डाइजेस्टिव सिस्टम विद 1 ओपनिंग, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर सिर्फ 1 ओपनिंग है तो ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहलाता है, और यहाँ पर इनलेट और आउटलेट थैले के जैसा है, तो यहाँ थैले में जैसे एक ही जगह से चीज़ें डाली जाएंगी निकाली जाएंगी, तो ये इनलेट और आउटलेट एक ही इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में है, तो ये है हमारा प्लेटिहेल्मिन्थेस में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम विद 1 ओपनिंग ये इनकम्प्लीट, एग्जाम्पल हो गया प्लेटिहेल्मिन्थेस। डाइजेस्टिव सिस्टम विद 2 ओपनिंग ये कंप्लीट टाइप का हो गया, एस्केल्मेंथीस से शुरू हो जाता है, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम। वेल डेवलप्ड मैस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट है एस्केल्मेंथीस में। क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम,
क्लोज्ड वैस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड जो है वो कैपिलरीज में फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, तो ये हो गया सेकंड। और ओपन वैस्कुलर सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगे, ओपन स्पेसेस में ब्लड फ्लो करेगा, इन ओपन स्पेसेस को क्या बोला जाएगा, साइनसेस। तो आंसर होगा ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज सेकंड एंड डी इज फर्स्ट। Now we move to next question, question number 118. Match the following. Polyadelphus, तो एडेल्फस कंडीशन जो यूज की जाती है इसमें जब स्टैमेन का एंथर पार्ट फ्री हो और फिलामेंट्स जो वो बंडल्स में यूनाइटेड हो। तो अगर ये एक बंडल में यूनाइटेड हैं सारे तो इसको मोनोएडेल्फस, अगर दो बंडल्स हैं तो डाईएडेल्फस, और कई हैं तो फिर पॉलीएडेल्फस। तो पॉलीएडेल्फस कंडीशन किसमें है, सिट्रस में। इपीपेटलस कंडीशन, इपीपेटलस कंडीशन में जो एंड्रोशियम है वो पेटल्स के साथ फ्यूज्ड होगा, और ये कंडीशन सोलेनेसी में देखने को मिलती है, ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल हो गया। एपीफिलस, इसी तरह से एंड्रोशियम अगर पेरियंस से फ्यूज है तो उसमें एपीफिलस, और ये किसमें, लिलिएसी में, लिलिएसी का ही मेंबर है लिली। और पेरिगाइनस कंडीशन, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर ओवरी, ये प्लम, पीच और रोज, तीन एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। तो ए का सेकंड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, और सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ करेक्ट बताना है। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम ये ब्लड वेसल्स और एल्वियोलस वहाँ पर प्रेजेंट है, इर्रेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री का, डिफ्यूजन लेयर का काम करती है ये। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होना चाहिए था डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में। ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स ये गलत है, ये होना चाहिए था स्क्वैमस के लिए, ये होना चाहिए था इसके लिए। सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड ब्रोंकियोस और फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पर सीलिएटेड कौन सी, तो सीलिएटेड कॉलमनर। करेक्टली मैच पूछा गया तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कमेंसलिज्म, तो कमेंसलिज्म में प्लस जीरो टाइप का इंटरेक्शन है, मतलब एक का फायदा है लेकिन दूसरे का ना फायदा है ना नुकसान है। तो वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड। वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर हार्म्ड, नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, तो ये सही है। वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज पार्शियली बेनिफिटेड, गलत। तो आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। और कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो एग्रेट और कैटल, और इसके बाद ऑर्किड और मैंगो ट्री, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो 120 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई हैव कवर्ड माय पोर्शन, नाउ फर्दर डिस्कशन विल बी कैरिड बाय एलिस सर। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 120 तक क्वेश्चंस देख लिए। मैं आपको 121 से 150 तक कराने आया हूँ, और हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं FST 53 का। तो टाइम नहीं गवाते और शुरू करते हैं। तो 121 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, इंडिविजुअल हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स। याद रखिएगा, यहाँ पर उन्होंने इंडिविजुअल की बात की है। यहाँ पर किसकी बात की है, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है, पॉपुलेशन मत पढ़ लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअल हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, दिस एट्रीब्यूट्स आर, इन एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करना है। तो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं बेटा बताओ। पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट डेथ रेट है, बर्थ रेट है, सेक्स रेशियो है, ये पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। पॉपुलेशन के क्या है ये बेटा, एट्रीब्यूट्स। जबकि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इंडिविजुअल लेवल पर डेथ होता है, बर्थ होता है, तो ये जो आपके पास पैरामीटर हो गए, ये जो एट्रीब्यूट्स हो गए, ये इंडिविजुअल लेवल पर हो गए। ये कौन सा लेवल है बेटा, इंडिविजुअल लेवल। इसका मतलब आपको क्वेश्चन के अनुसार ए और बी आंसर बनेगा। फर्स्ट हो गया आंसर, क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट बन जाएगा। जल्दबाजी में लोग पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर गलत लगा देंगे।
अगला लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू IUCN लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ, और यहां पर प्लांट स्पीसीज की बात कर रहा है, हैज बीन रिकॉर्डेड। तो आपको यहां पर एक डेटा दिया गया होगा कि लास्ट 500 ईयर्स में कितने, लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीसीज क्या हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई। इसमें से कितने वर्टिब्रेट्स हैं, कितने वर्टिब्रेट्स हैं, कितने इनवर्टिब्रेट्स हैं और कितने प्लांट्स हैं। तो आपको इन प्लांट्स के बारे में बताना है। तो प्लांट्स की स्पीसीज कितनी है 87, जबकि इनवर्टिब्रेट कितने हैं, तो इनवर्टिब्रेट हैं 359 और आपके पास वर्टिब्रेट्स कितने हैं, तो वो है 338। और ये लास्ट 500 ईयर्स की बात है, लास्ट 500 ईयर्स की बात है ना। तो आपके पास प्लांट पूछ रहा, तो यहां पर डैश डैश में क्या लगाओगे 87, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, 122 का थर्ड बनेगा। 123 इविल क्वाड्रेट टर्म आर रिलेटेड विद, तो ये इविल क्वाड्रेट टर्म तो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेकर। अगर हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉज जानना चाहें, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कॉज जानना चाहें, तो इन्हीं कॉज से रिलेटेड है आपके पास इविल क्वाड्रेट, जिसमें पहला है हैबिटाट का लॉस और उसका फ्रेगमेंटेशन सबसे मेन वजह। उसके बाद को एक्सटिंक्शन भी है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी है, और जो यहाँ पर नहीं है वो है एलियन स्पीसीज का इन्वेजन या एक्सोटिक स्पीसीज का आ जाना किसी भी ऐसे हैबिटेट में जहां पर उसका नेचुरल प्रेडेटर ना हो। तो ये रिलेटेड है तीनों, आंसर ऑल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल हो जाएगा, आंसर बनेगा 4। क्लियर। 124 की तरफ चलते हैं। लिखा हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच है ये बताइएगा। तो इनकरेक्ट मैच के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो मेल ह्यूमन में वेसेक्टमी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि इसमें वास डिफरेंस को कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है। इसे हिंदी में हम मेल नसबंदी या फिर हम कह सकते हैं नर नसबंदी, है ना। तो आपके पास यहाँ पर फीमेल ह्यूमन में ट्यूबेक्टमी करेंगे, फैलोपियन ट्यूब को कट करेंगे और टाई करेंगे। गिफ्ट और जिफ्ट ये ART हैं, ये भी बात सही है। ए का मतलब यहां पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और यहां पर आपको पता है जिफ्ट क्या कहते हैं हम, जिफ्ट कहते हैं जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और गिफ्ट में आप गैमीट का ट्रांसफर करोगे, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है बेटा। तो आंसर आपके पास कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर तो 4 बन जाना है। आंसर क्या बन जाएगा 4, मतलब इसमें तीनों बातें, तीनों मैचिंग सही है। अगला लिखा हुआ हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट, इसमें से कितनी मैचिंग करेक्ट हैं। लिखा हुआ है नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में प्रोजेस्टासर्ट उसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में लिपेज लूप आते हैं, क्या आते हैं, लिपेज लूप। जबकि आपके पास कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में लिपेज लूप नहीं आते, इसमें आते हैं कॉपर 7, कॉपर T और मल्टी लोड 375। यहां पर हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के सामने मल्टी लोड 375 लिखा हुआ है, गलत। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में आएंगे LNG20 और प्रोजेस्टासर्ट। क्लियर बेटा। और लिखा हुआ आयोडीज विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स,
तो ये भी आपके पास बिल्कुल सही है कि विद इन 72 आवर्स हम यूज कर सकते हैं आयोडीज का अनवांटेड प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। तो ये चारों बातें सही हैं, 125 का आंसर फर्स्ट हो जाना है। क्लियर बेटा? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 126, लिखा हुआ है द एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड। जब भी हमारे इम्यून सिस्टम का बढ़ा चढ़ा रिस्पॉन्स उन एंटीजन के खिलाफ जो हो सकता है हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं है, तो इसी बड़े चौड़े रिस्पॉन्स को, इसी एक्सेजरेटेड रिस्पॉन्स को हम एलर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एलर्जी। और एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है? तो वो है IgE। तो इसे हम इम्यूनिटी नहीं, पैसिव इम्यूनिटी नहीं, इन्नेट नहीं, एलर्जी कहते हैं। आंसर क्या बन जाना है बेटा? 126 का आंसर बनना है 4। 127, सैटेलाइट DNA इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट। तो सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट DNA। हमें पता है कि ऐसे DNA जिसमें बेसों का रेपिटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है, जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, जो कि हेट्रोक्रोमैटिन का पार्ट होता है, उस DNA को हम सैटेलाइट DNA कहते हैं। और सैटेलाइट DNA का यूज क्या है, इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि इसी सैटेलाइट DNA की बेस पर हमने एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक इंडिविजुअल का DNA दूसरे इंडिविजुअल के DNA से हम मैच करा सकते हैं कि वो सेम है या डिफरेंट है। मतलब हम कर सकते हैं दो इंडिविजुअल्स की पहचान उनके जेनेटिक मटेरियल से। हालांकि आप ये पहचान तो आप यूक्रोमैटिन वाले पार्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन से ये पता करना बहुत आसान है। तो हम कह सकते हैं उसका बेस क्या है? तो हर दो इंडिविजुअल का ये जो हेट्रोक्रोमैटिन वाला पार्ट या सैटेलाइट DNA है, उसमें पाई जा रही है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब वेरिएबिलिटी प्रेजेंट है इसमें बहुत ज़्यादा, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये आपके पास एक्यूमुलेट हुई है। तो हम पैटर्निटी या मैटर्निटी के भी मतलब जो ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इस DNA को जानकर, और हम DNA फिंगरप्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन एंड सेम इन ऑल मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ये वाली बात गलत है। हमने कहा प्रोटीन को तो कोड नहीं करते, लेकिन बात ये गलत हो जाती है कि ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। कोड्स फॉर एंजाइम नीडेड फॉर रेप्लिकेशन, ये किसी भी एंजाइम को कोड नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करूं, तीसरा लिखा हुआ कोड्स फॉर प्रोटीन नीडेड इन सेल साइकिल, नो। और चौथे में लिखा है शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन अ पॉपुलेशन एंड ऑल्सो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन एन इंडिविजुअल विच इज हेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ये बात बिल्कुल सही है। आंसर आपके पास 4 हो जाना है। ठीक है बेटा? और यही हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बेस बनता है, यही है बेस्ड किसका? यही बेस बनता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, सॉरी आपके पास DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। किस पर? DNA फिंगरप्रिंटिंग पर, DNA फिंगरप्रिंटिंग। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है कि ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेशर बाइंड्स टू बी। रिप्रेशर प्रोटीन जो होती है वो कहां पर बाइंड करेगी? अगर लैक्टोज नहीं है, और लैक्टोज को हम इंड्यूसर कहते हैं, तो अगर लैक्टोज नहीं है तो रिप्रेशर से बाइंड नहीं करेगा, और ये रिप्रेशर से बाइंड नहीं करेगा तो रिप्रेशर जाकर ऑपरेटर जीन से बाइंड करेगा और RNA पॉलीमरेज को अपना काम नहीं करने देगा। तो कहते हैं कि ये रेगुलेटर जीन से जाकर बाइंड करेगा, नहीं, ऑपरेटर से करेगा, स्ट्रक्चरल से नहीं, प्रमोटर से नहीं। आंसर आपके पास ऑपरेटर। हालांकि प्रमोटर रीजन में ही ऑपरेटर पाया जाता है, तो ऑपरेटर रीजन पर जुड़ता है। इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। चलिए 129, in the diagram in the given figure identify A, B and also identify the process।
अगर इस प्रोसेस की बात करी जाए तो हम इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनना है, लेकिन इस ट्रांसक्रिप्शन के किस स्टेप की बात की जा रही, तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि यहां पर अब आरएनए बनकर अलग हो गया है, इसका मतलब यहां पर टर्मिनेशन वाला काम चल रहा है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन में भी टर्मिनेशन है, और टर्मिनेशन में आपको यहां पर क्या क्या चाहिए, तो ये वाला जो है वो है आरएनए पॉलीमरेज, और टर्मिनेशन फैक्टर जिसे हम कहते हैं वो उसका नाम है रो फैक्टर। याद रखिएगा बेटा। तो ए की जगह, बी की जगह और सी की जगह जाननी है, तो ए बी सी क्या है यहां पर, तो ए बी सी यहां पर है क्या, तो ए आपके पास आरएनए पॉलीमरेज, यहां पर आपको दिख नहीं रहा है ए, मैं बता देता हूं, ये ए की बात कर रहा है, ये बी की बात कर रहा है, और इस प्रोसेस को पूछ रहा है। तो ए तो हो गया आरएनए पॉलीमरेज, बी हो गया आपके पास टर्मिनेशन फैक्टर रो फैक्टर, और स्टेप आपके पास हो गया टर्मिनेशन। ए आरएनए पॉलीमरेज, बी रो फैक्टर, प्रोसेस इज कॉल्ड इनिशिएशन, गलत। ए आरएनए पॉलीमरेज, बी रो फैक्टर, प्रोसेस इज टर्मिनेशन, यस, आंसर सेकंड सही है। जबकि ए आरएनए पॉलीमरेज, बी सिग्मा फैक्टर लिखा है, गलत, और यहां पर भी सिग्मा फैक्टर लिखा हुआ है। तो 129 का सेकंड हो जाना है बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बीटी टॉक्सिन प्रोटीन डज नॉट किल द बैसिलस बैक्टीरिया। तो बैसिलस बैक्टीरिया में बनने वाली ये प्रोटीन जो टॉक्सिक होती है वहां पर उसे क्यों नहीं अफेक्ट करती, तो कहते हैं उसका रीजन ये है कि वो जो टॉक्सिन बनती है वो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में बनती है बैसिलस में, और ये प्रोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में तब बदलती है जब इसे अल्कलाइन मीडियम मिलता है, और ये अल्कलाइन मीडियम मिल जाता है उसे गट ऑफ द इंसेक्ट में, तो वहां पर वो प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में बदल जाती है और एपिथेलियल सेल की लिसिस करके गट डिस्ट्रॉय होता है। कहते हैं कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन डज नॉट किल द बैसिलस बैक्टीरिया, यस, इन बैसिलस बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन। ठीक है, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आंसर आपके पास क्या बन जाना है बताओ बेटा, 130 का 4। चलिए 131, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच कौन सा है, पीसीआर, इन विट्रो डीएनए सिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है कि भैया इन वीवो जीन की सिंथेसिस, जीन की कॉपी बनाना तो वो होस्ट सेल के अंदर बनाया जाएगा, लेकिन होस्ट सेल के बाहर अगर हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट या किसी भी डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनानी है तो वो हम पीसीआर का सहारा लेते हैं, और ये सेल फ्री सिस्टम में होता है तो इन विट्रो कह सकते हैं, सही है। सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज करते हैं, और पीबीआर 322 में 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हैं, एक एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन, और इन पर 4 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, 4 क्लोनिंग साइट हैं, 2 टेट्रासाइक्लिन पर, 2 एम्पिसिलिन पर। कौन कौन सी आप याद रखिएगा। बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस है, और ये जो पीसीआर में यूज होने वाला एंजाइम है थर्मस एक्वाटिकस से आइसोलेट किया गया। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम हाई टेम्परेचर पर काम कर लेता है, क्योंकि डीनेचुरेशन एक हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस था, तो वहां पर टेम्परेचर देकर हम वहां पर क्या कराते हैं, डीनेचुरेशन, और वहां पर डीनेचुरेशन कराने के बाद आपको ये बात पता होना चाहिए, उसके बाद एनिलिंग हुआ, देन एक्सटेंशन हुआ, है ना, और आपका 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉलीमरेज ने काम किया। तो आपको यहां पर हाई टेम्परेचर पर काम करने वाले बैक्टीरिया का जो एंजाइम है वो यहीं से निकाला गया, नाम है उसका टेक पॉलीमरेज। क्या नाम है बेटा, टेक पॉलीमरेज। आंसर क्या हो जाना है, 131 का 4। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 132। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। मॉलिकुलर ग्लू जो कि आपके पास डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जोड़ेगा, तो डीएनए लाइगेज यस, मॉलिकुलर ग्लू डीएनए पॉलीमरेज नो, मॉलिकुलर सिजर डीएनए पॉलीमरेज नहीं, इसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। मॉलिकुलर ग्लू आरएनए पॉलीमरेज नो। आंसर सिर्फ एक सही है, 132 का 4। 132 का क्या हो जाएगा बेटा, 4।
133. हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ई कोलाई नहीं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबनिफेशियन को, बिकॉज वो अपने प्लाज्मिड का टीडीएनए खुद से रिमूव करके और प्लांट सेल के जो आपके पास मेन डीएनए होता है उसमें जाकर इनकॉर्पोरेट कर देता है, तो उसे हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं, ई कोलाई को नहीं कहते। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम बिल्कुल नहीं, साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड कराएगा, वो आपका नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर नहीं है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता क्या है? तो वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ठीक है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, सही है। एसिडिक पीएच रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ बीटी टॉक्सिन, गलत। इसे एसिडिक पीएच नहीं चाहिए, इसे एल्कलाइन पीएच चाहिए, एल्कलाइन। इसका मतलब सिर्फ एक मैचिंग सही है, फिर से आंसर आपका 4 हो जाना है। आंसर फिर क्या हो जाएगा? 4। अगला देखिए 134, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? इली लिली ब्रिटिश कंपनी है, तो आप कहोगे नहीं, ये अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है जिसने ह्यूमुलिन बनाया बेटा, ह्यूमन इंसुलिन बनाया, अमेरिकन कंपनी है। फिर आपके पास इली फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, यस। प्रो इंसुलिन में आपके पास सी पेप्टाइड होता है, यस। और प्रो इंसुलिन में बी पेप्टाइड होता है, बिल्कुल। प्रो इंसुलिन में ए बी सी तीनों पेप्टाइड होते हैं, लेकिन अगर मैं मैच्योर इंसुलिन की बात करें तो सिर्फ ए और बी पेप्टाइड होते हैं। कितनी मैचिंग सही है? तो 3 मुझे सही लग रही है। आंसर आपके पास फर्स्ट हो जाना है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देख लो। अब देखिए लिखा हुआ एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू possess and express in extra foreign gene are known as transgenic animals। तो आपने क्या किया है, कुछ एनिमल्स में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालकर और उस ऑर्गेनिज्म में अपने जीन को एक्सप्रेस करते हुए देख रहे हो, तो इसी एनिमल को हम ट्रांसजेनिक एनिमल कह रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया या वायरस कोई भी हो, इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम्स। अगर आपके पास कोई डिजीज का सिम्टम आ रहा है तो ये आपके पास 100% होगा कि वहां पर पैथोजन प्रेजेंस होगा। तो ये वाली बात भी सही है, क्योंकि कभी भी अगर मैं आपसे ये कहूं बेसिक बात कि अगर मैं कहूं कि कोई भी जो आपके पास वायरस या फिर बैक्टीरिया है उसकी जो भी आपके पास प्रेजेंस है उसको तब आप पता कर सकते हो, उसका पता तब चलता है जब वो किसी भी डिजीज के सिम्टम देने लगता है ना। क्योंकि आप उसकी प्रेजेंस तो बाद में पहले भी पता कर सकते हो, लेकिन तब सिम्टम नहीं दे रहा है ना। लेकिन अगर वो आपके पास प्रेजेंस आपको कब पता चलेगी, जैसे कि हमने कहा एड्स HIV की बात कर रहे हैं, तो उसकी प्रेजेंस कब पता चलेगी? जब वो CMI को बहुत लॉस कर चुका होगा, सिम्टम दिखना शुरू हो गए होंगे, तब पता चला कि अच्छा ये आपके पास पैथोजन है। शुरुआत में वो सिम्टम कॉज नहीं कर रहा, तब आपको पता नहीं चलता कि कोई भी आपके पास पैथोजन आपकी बॉडी में है या नहीं है। दोनों बातें बिल्कुल सही है, लाइन बहुत बढ़िया है, समझोगे कायदे से तो समझ आएगा। 4 हो जाएगा आंसर। अगला, इन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जो भी जेनेटिकली प्रोडक्ट हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया है उसके लिए स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल या फिर उसकी टेस्टिंग जरूरी होती है। और डाउन स्ट्रीमिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्टिंग है वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी भी करती है। सारे प्रोडक्ट्स के लिए सेम टेस्टिंग नहीं है भाई, दवाओं के लिए अलग है, किसी केमिकल के लिए अलग है, एंजाइम के लिए अलग है, हार्मोन्स के लिए अलग है। तो आपको यह बात समझना है कि हर प्रोडक्ट के लिए ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस सेम नहीं होता, आपको वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। दोनों बातें सही हैं और आंसर आपका 136 का 4 हो जाना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, restriction endonuclease are used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA which are composed of DNA from different sources या genome।
तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, जिसमें हम उस डीएनए को बनाते हैं जहां पर हम डिफरेंट सोर्स से उस डीएनए को लेकर वेक्टर के साथ जोड़ रहे हैं। ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है बेटा। फिर लिखा हुआ है व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट हैव सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड these can be joined together end to end using DNA ligase। कहा जाता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर रहे हो उसी से आप वेक्टर को भी कट करिए, जिससे सेम तरह के एंड्स मिलेंगे और सेम तरह के एंड्स आपको एंड टू एंड जोड़ने में मदद करेंगे। ठीक है, तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट फिर से सही, आंसर आपका 4 है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको सही बात बतानी है। लिखा हुआ सेवरल फैक्टर इंटरैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली और फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, ये वाली बात सही, क्योंकि एक फैक्टर थोड़ी ना है, कई सारे फैक्टर मिलकर आपके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में लाइट भी है, टेम्परेचर भी है, सनलाइट, आपके पास वाटर भी है ना, और आपको कह सकते हैं CO2 भी है। तो बहुत सारे फैक्टर मिलकर फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा फैक्टर्स के अंडर कंट्रोल में चलती है तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट हम बढ़ा सकते हैं उस फैक्टर्स को बढ़ाकर जो सब ऑप्टिमम लेवल पर प्रेजेंट होता है। सारे फैक्टर्स को बढ़ाकर आप रेट नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ उसी को बढ़ाकर आप मतलब रेट बढ़ा सकते हैं जो सब ऑप्टिमम लेवल पर प्रेजेंट है, और उसी सब ऑप्टिमम लेवल पर प्रेजेंट फैक्टर को हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। देखिए क्या है, यूजुअली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज एंड लिमिट द रेट। सही बात बिल्कुल, क्योंकि एक ही फैक्टर एक ही टाइम पर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। और लिखा है एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमम लेवल। तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, आंसर आपका 4 बनेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बंडल शीथ सेल ऑफ मेज। दे हैव न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट, ये बात सही है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, ये बात भी सही है। फिर लिखा हुआ है देयर वॉल्स आर नॉट इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। बताओ भैया, नॉट इम्परवियस आपके पास कि इम्परवियस होती है या नॉट इम्परवियस है? नॉट लगा दिया बेटा, नॉट इम्परवियस का मतलब हो गया परमियस, और आपके पास थिक वॉल होती है, बात सही है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन गलत हुआ, नॉट वर्ड लगा दिया। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन 140, इस वाले फोटो को देखकर मुझे बताइए कि ये फोटो है टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का। तो आप मुझे बताइए, यहां पर ये जो आपके पास दिख रहे हैं यही है कॉटिलिडन्स, और कॉटिलिडन अगर एक होता, कॉटिलिडन अगर एक होता तो बताइए, कॉटिलिडन्स स्पेलिंग देख लेना यार, है ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कॉटिलिडन्स 2 होते हैं तो डाइकॉट है। आपके पास ये पता है ये क्या है, ये है हाइपोकोटाइल। आपको पता है ये क्या है, ये है रेडिकल, और ये रूट कैप। बताओ ये क्या है, ये बताओ क्या है, जो बता दो मजा आ जाए। ये कौन है? ये है प्लेम्यूल। क्या है बेटा? प्लेम्यूल। तो ये आपके पास टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो नहीं है, ये एम्ब्रियो ऑफ साइकस का एलिस नहीं है, फर्स्ट फ्रूट नहीं है, ये है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन द ब्लड, बिल्कुल सही बात। और कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के प्रति एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 से 250 गुना होती है।
आपके पास लिखा हुआ है कि स्मोकिंग डिक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड इन द ब्लड, डिक्रीज नहीं करता, गलत। स्मोकिंग इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन इन द ब्लड, अबे भैया बढ़ेगा नहीं घटेगा, क्योंकि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी जुड़ जाएगा ना हीमोग्लोबिन से, एफिनिटी ज्यादा है, तो भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कम बनने देगा, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, ठीक है, तो ए और डी सही है, आंसर 4, 141 का 4। अगला बताओ, ये फोटो देखिए और सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन द गिवन डायग्राम, करेक्ट ऑप्शन बताइए। आपको यहां पर देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे 4 लिम्ब दिए गए हैं, लेकिन ये 4 लिम्ब के फंक्शन अलग है। एक आपके पास पकड़ बनाने के लिए, मतलब कहते हैं कि भैया ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, एक रनिंग के लिए, एक आपके पास जो है वो उड़ने के लिए है, एक हो सकता है ये आपके पास फ्लिपर्स हैं डॉल्फिन के, तो ये आपके स्विमिंग में हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये सारे के सारे ओरिजिन सेम है और फंक्शन अलग अलग हैं, तो ऐसे ऑर्गन होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं, और होमोलॉगस ऑर्गन जिस इवोल्यूशन के अंतर्गत बनते हैं तो वो इवोल्यूशन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है बेटा। तो ये एनालॉगस ऑर्गन नहीं है, गलत। हाइंड लिम्ब नहीं है, पहली बात, ये 4 लिम्ब है। क्या है बेटा? 4 लिम्ब। और इंडस्ट्रियल मिलानिज्म नहीं है, आंसर फर्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन। अगला, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू C4 प्लांट। C4 प्लांट के रिस्पेक्ट में आपको बतानी है करेक्ट बात। देखिए पीईपी केज, पेपकेज एंजाइम मीजोफिल सेल में होता है। आपको पता है C4 प्लांट में आपके पास 2 जगह CO2 का फिक्सेशन होता है, 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, उनकी खास एनाटॉमी होती है जिसे हम क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। मीजोफिल सेल में भी CO2 का फिक्सेशन है, बंडल सी सेल में भी CO2 का फिक्सेशन है, लेकिन शुगर का फॉर्मेशन बंडल सी सेल में होगा, आपके रुबिस्को बंडल सी सेल में होगा, लेकिन शुरुआती फिक्सेशन जो मीजोफिल सेल में करेगा वो पेपकेज एंजाइम करेगा, मीजोफिल में पाया जाएगा। लिखा हुआ है पीईपी 4 कार्बन, पीईपी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो ये वाली बात आपके पास सही है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड। क्या ये 4 कार्बन का कंपाउंड है? ये बताइए, 4 कार्बन का है, तो ये वाली बात गलत हो गई, ये 4 कार्बन का नहीं है, ये 3 कार्बन का है। फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, तो ये वाली बात गलत है भैया। जो आपके पास CO2 है उसका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर तो पीईपी होता है और बनता है फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड OAA, तो इसे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर नहीं कह सकते। आगे लिखा कैल्विन पाथवे टेक्स प्लेस इन मीजोफिल सेल, कैल्विन पाथवे मीजोफिल सेल में चलती नहीं, ये भी चलेगी बंडल शीथ सेल में। सिर्फ एक बात सही है यार, आंसर थर्ड बनेगा, सिर्फ एक बात सही है इसमें, ठीक है। अगला लिखा हुआ आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1600 इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस बिटवीन येलो राउंड का क्रॉस कराया और ग्रीन रिंकल्ड का, नॉर्मल आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और कह रहे हैं कि F2 जनरेशन में मुझे कितने इंडिविजुअल मिले हैं? 1600 प्लांट मिले, पी प्लांट्स, ठीक है। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ ग्रीन रिंकल्ड? तो आपको पता है कि रेशियो आता है 9:3:3:1, जिसमें 9 थे राउंड येलो, 9 क्या थे? राउंड येलो, और आपके पास 3 क्या थे? राउंड ग्रीन, फिर 3 क्या थे? रिंकल्ड येलो, और फिर एक क्या था? रिंकल्ड ग्रीन। तो बस इसी की बात कर रहा है कि भाई आप मुझे बताइए कि आउट ऑफ 16 इंडिविजुअल ये रिंकल्ड ग्रीन आते कितने हैं? 1/16 परसेंटेज निकालोगे तो 6.25%। तो आपको रिंकल्ड ग्रीन इन 1600 इंडिविजुअल में बताना है, तो आप क्या कर दोगे? 1/16 मल्टीप्लाई बाई 1600, आप देखिए
ये वाला से जवाब आपके पास 100 प्लांट आ गए। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि आउट ऑफ 16 इंडिविजुअल उसका परसेंटेज क्या है, फिर आप उसके टोटल में से वही परसेंटेज निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लो अगला क्वेश्चन बता रहे हैं 145, द ह्यूमन हार्ट आर मायोजेनिक टाइप। बिल्कुल, ह्यूमन का हार्ट जो होता है अपने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए वो निर्भर नहीं है नर्वस सिस्टम पर, वो अपनी करंट अपने पेस को खुद पैदा कर लेता है, और जब वो खुद पैदा कर लेगा अपने स्पेशल कार्डियक मसल फाइबर के द्वारा, जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं, तो ऐसे मसल को हम न्यूरोजेनिक नहीं कहते, मायोजेनिक कहते हैं। लिखा हुआ इन ह्यूमन हार्ट इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। बात सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो दे ही नहीं रहा। तो आपके पास आंसर क्या बन जाना है 145 का? फर्स्ट। अगला, इन टिश्यू PO2 एंड PCO2 आर रेस्पेक्टिवली। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टिश्यू में पूछ रहा है। याद रखिएगा, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा जो कि है 40 mm ऑफ Hg, और जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है ज़्यादा कितना? तो 45 mm ऑफ Hg। सवाल का जवाब 40 और 45, ये होगा जवाब। यहाँ 40-40 लिखा हुआ है, यहाँ 45-45 लिखा हुआ है, यहाँ 45-40 लिखा हुआ है। आंसर सेकंड सही है। आंसर क्या बेटा? सेकंड बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लो, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। भैया देखो, वर्किंग ऑफ हार्ट कहते हैं हार्ट को ऑन और ऑफ आप नहीं कर सकते, लेकिन हार्ट की एक्टिविटी को आप बढ़ा घटा जरूर सकते हैं। उसका न्यूरल कंट्रोल है स्पेशल मसल फाइबर के जरिए, जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एंड आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। ये लोग मिलकर बनाते हैं SNS और PSNS। कहने का मतलब हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाना है, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, ब्रीदिंग रेट बढ़ाना है, SNS को एक्टिवेट करिए, और अगर घटाना है तो आप PSNS को एक्टिवेट करिए। तो कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम अफेक्ट वर्किंग ऑफ हार्ट, तो रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। यस, हार्ट रेट को भी घटा देगा और कार्डियक आउटपुट को भी। हार्ट रेट इंक्रीजेज, यहाँ गलत बात लिख गई है। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज, गलत। हार्ट रेट डिक्रीजेज बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके पास बात है फर्स्ट ठीक, 147 का फर्स्ट। अगला, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड इन विच फेज ऑफ मियोसिस। आपको पता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कहलाता है रिकॉम्बिनेशन का बनना या फिर क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर को कौन कैटालाइज करेगा? एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज, और ये काम होता है पेकाइटिन में। लैप्टोटीन में सबसे पहले कॉम्पैक्शन शुरू होता है ना। आपके पास जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, साइनेप्सिस होता है। डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा है ना, और आपको वो जो आपके पास रिकॉम्बिनेंट है वो अलग हो जाते हैं। अगला लिखा हुआ है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन S फेज इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम G2 फेज इज 46। कह रहे हैं कि अगर G2 फेज में क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो S फेज में क्या होगी? मालिक, माइटोसिस डिवीजन में चाहे G1 हो, S हो, G2 हो, M हो, आफ्टर द डिवीजन क्रोमोसोम की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता। क्रोमोसोम G1 में अगर 46 हैं तो S में भी 46 होंगे, G2 में भी 46 होंगे, आफ्टर द डिवीजन M फेज में भी 46 होंगे। समझ पाएंगे नहीं? जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम मियोसिस 1 के बाद आधे हो जाते हैं। यहां पर वो बात कर रहा है S फेज, और क्रोमोसोम G2 इंटरफेज की ही बात कर रहा, भी M फेज की बात ही नहीं किया। तो आपके पास क्रोमोसोम की संख्या सेम ही रहेगी जो कि होगी 46। अगला लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो।
अब बताओ, लिखा हुआ कॉलम 1 और कॉलम 2 आपके एक तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक तरफ एग्जांपल्स हैं। तो बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड में फैटी एसिड की बात कर रहा है, फैटी एसिड को आप किससे ऐड करोगे? तो फैटी एसिड के तौर पर आपके पास यहां पर पामेटिक एसिड दिया हुआ है, जो कि आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। 16 कार्बन नंबर होते हैं अगर हम इंक्लूड कर लें कार्बोक्सिलिक का कार्बन भी। तो आपके पास ए का क्या हो जाना है 4, ए का 4, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, देखिए सिर्फ एक जगह दिया है, आंसर बन गया। लेकिन उसके बाद भी आप देख लीजिए फॉस्फोलिपिड लसाइथिन हो जाएगा, बी का 3rd हो जाएगा। एरोमेटिक अमीनो एसिड आपके पास ट्रिप्टोफान हो जाएगा, ट्रिप्टोफान हो गया, टायरोसिन हो गया, फेनोलाइनिन हो गया, एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। और एसिडिक अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड आपके पास, एस्पार्टिक एसिड आपके पास, आंसर आपके पास 3rd बन गया। तो ये थे हमारे हिस्से के 121 to 150। आई होप आपको समझ आए होंगे, आई होप आपको कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो चलिए फिर आगे के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रॉम 151 टू 180। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास उसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। तो कौन से ऐसे सेल हैं जिनके मैच्योरिटी में बेटा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? तो कौन कौन से सेल है बेटा? मैच्योर इरिथ्रोसाइट, किसमें? ह्यूमन आरबीसी में। अगर ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो ह्यूमन आरबीसी में बेटा मैच्योर सेल्स जब हो जाते हैं तो उसमें बेटा आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। उसके साथ साथ क्या होगा? सीव ट्यूब सेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3rd। अब सीव ट्यूब सेल की अगर बात करें तो हमें पता है ये किसका कंपोनेंट है? फ्लोएम का। और जब सीव ट्यूब के पास बेटा खुद का न्यूक्लियस नहीं है तो ये अपने फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है वो किसको गाइड करता है? वो गाइड करता है बेटा सीव ट्यूब सेल को। क्या फंक्शन करता है? तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसका मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है हमारे पास और बहुत इजी है। यहाँ पे सारी साइकिल क्लासेस बेटा ये किसकी गिवन है? ये क्लासेस गिवन है बेटा टेरिडोफाइटा की। किसकी क्लासेस गिवन है? यहाँ पे टेरिडोफाइटा की क्लासेस गिवन है। और यहाँ पे अगर बात करें तो टेरिडोफाइटा में बेटा आपका लाइकोप्सिडा, टेरियोप्सिडा, स्नोप्सिडा, साइलोप्सिडा में डिवाइडेड है। तो अगर बात करें लाइकोप्सिडा की तो लाइकोप्सिडा में बेटा आता है लाइकोपोडियम और उसके साथ साथ आता है सिलेजनिला। टेरियोप्सिडा की अगर बात करें तो टेरियोप्सिडा में बेटा टेरिस, ड्रायोप्टेरिस आता है और उसके साथ साथ बेटा क्या आता है? एडियंटम। स्नोप्सिडा की बेटा अगर बात करें तो स्नोप्सिडा में केवल एक मेंबर लिखा है इक्विसेटम और साइलोप्सिडा में साइलोटम। तो अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ए का 2nd, बी का 1st, सी का 4th एंड डी का 3rd। तो करेक्ट आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सबसे पहले देखिए कि द डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। पहली चीज तो डाइनोफ्लैजिलेट किसके मेंबर है? तो ये प्रोटिस्टा के मेंबर है। किसके मेंबर है? प्रोटिस्टा के मेंबर है। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, सही है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन दियर सेल। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट ऑन द आउटर साइड। आउटर साइड पे क्या होता है? स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट होती है जिनके बीच में गैप होता है और वहां से बेटा फ्लैजिला अराइज करती है। एक अराइज करती है लॉन्गिट्यूडनल और एक अराइज करती है ट्रांसवर्स। तो यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। और उसके साथ साथ मान लीजिए अगले टेस्ट में आपसे गोनियोलिक्स के बारे में पूछ लिया जाए तो गोनियोलिक्स के बारे में बेटा आपको क्या याद रखना है कि ये किसका मेंबर है? डाइनोफ्लैजिलेट्स का मेंबर है और ये क्या कॉज करता है? रेड टाइड कॉज करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 153 का 1st। नेक्स्ट है यूकेलिप्टस स्फैग्नम गिंको
Sequoia, Polysyphonia, Selaginella and Pteris. How many members have vascular tissues? वैस्कुलर टिश्यूज की अगर बात करें तो कौन कौन से ग्रुप्स में होगा? तो ये प्रेजेंट होगा टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। टेरिडोफाइटा के जो पहले मेंबर होते हैं उनके पास बेटा वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते। सबसे पहली बार जाइलम और फ्लोएम का अपीयरेंस कहाँ पे हुआ था? टेरिडोफाइटा में हुआ था, क्योंकि टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई थी? स्पोरोफाइट हो गई थी, और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो गई थी, इस वजह से उसमें डेवलप हुआ था ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स, और जिसकी वजह से फॉर्मेशन हुआ था वैस्कुलर टिश्यूज का। तो यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्म है, होगा। स्पैगनम मॉस है, और ये किसका मेंबर है? ब्रायोफाइटा का मेंबर है, नहीं होगा। गिंको, बेटा गिंको किसका मेंबर है? जिम्नोस्पर्म का है, होगा। सिकोया, सिकोया बेटा जाइंट रेडवुड ट्री, और ये भी किसका मेंबर है? जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, इसमें भी बेटा होगा वैस्कुलर टिश्यूज। पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, इसमें नहीं होगा। सिलेजनिला, सिलेजनिला की अगर बात करें तो टेरिडोफाइटा, इसमें होगा। और टेरिस भी बेटा टेरिडोफाइटा का मेंबर है, इसमें होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ द मॉडर्न मैन होमो सैपियंस फ्रॉम हिज एंसेस्टर? तो अगर पूछा जाए मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड, तो सिग्निफिकेंट ट्रेंड क्या था बेटा? कि धीमे धीमे जैसे डेवलप हो रहा था, तो उसके साथ साथ उनकी क्रेनियल कैपेसिटी भी क्या हो रही थी? डेवलप कर रही थी। जैसे सबसे पहले आए थे क्या? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस में 600 टू 800। फिर उसके बाद आए आपके होमो हैबिलिस 900 टू 1200 बोलते हैं सीसी। और उसके बाद आए थे नियंदरथल, सेंट्रल एशिया, तो इनके अंदर कितनी थी? 1400 सीसी। तो अगर पूछा जाए मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड, तो कौन सा सिग्निफिकेंट ट्रेंड था? इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच? यहां से आपको करेक्ट मैच बताना है। तो पेंगुइन एव्स का मेंबर है और इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सही है। कैमल बेटा मेमेलिया का मेंबर है, कैमलस जिसको बोलते हैं। और ये होम्योथर्मस, होम्योथर्मस का मतलब क्या होता है? वार्म ब्लडेड, और मैमल्स कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड, तो ये भी सही है। मंकी विविपेरस होता है, सही है। इक्थियोफिस किसका मेंबर है? एम्फीबिया का मेंबर है। और इसका दूसरा नाम है बेटा लिम्बलेस रेप्टाइल, नहीं होगा, क्या होगा? एम्फीबिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 156 का फोर्थ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेटा क्या होता है? जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, और देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर एक फीमेल को क्या करना रहता है? फीटस को डेवलप करना रहता है। तो जितनी भी एनर्जी होती है फीमेल के अंदर वो किसमें जाती है? फीटस को डेवलप करने के लिए जाती है। और अगर उसी टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी तो कई सारी ब्लीडिंग के टाइम पर कई सारी एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस्ट हो जाएगी। इस वजह से जिस टाइम पे प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, अदर जितने फंक्शंस होते हैं फीमेल बॉडी के, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। तो ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which among the following है 23 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन? 23 क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है, मतलब हैप्लॉइड बोल रहा है, एन पूछ रहा है। तो अगर बात करें स्पर्मेटोगोनिया की, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या है? स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल या स्पर्म मदर सेल बोल दीजिए। और कहीं पे भी वर्ड आ जाए मदर, प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी। जैसे मेगा स्पोर मदर सेल 2n, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल 2n, तो स्पर्म मदर सेल की भी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी। जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है तो इसकी भी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी। अब बेटा अगर बात करें सेकेंडरी oocyte की, तो सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी होती है n। कैसे? oogonia डिवाइड करके क्या बनाता है? oogonia डिफरेंशिएट करके बनाता है बेटा प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी oocyte के अंदर होती है मियोसिस 1।
और जब मियोसिस 1 कंप्लीट होती है तो कैसा डिवीजन है? अनइक्वल डिवीजन है, अनइक्वल डिवीजन है। तो एक सेकेंडरी यूसाइड बनता है और एक बनती है पोलर बॉडी। तो दोनों की ही प्लॉइडी क्या हो जाएगी? एन, क्योंकि इससे पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा है? मियोसिस हो रही है। फिर उसके बाद सेकेंडरी यूसाइट जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, जस्ट प्रायर टू द फर्टिलाइजेशन, ये सेकेंडरी यूसाइट एम्पलरी रीजन में डिवाइड करके बनाता है फर्दर 2 सेल मियोसिस सेकेंड से। और ये भी कैसा डिवीजन है? अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन है। और यहां पे भी बेटा फॉर्मेशन होता है किसका? ओवा का या ऊटिड का, ओवा या ऊटिड बोल सकते हैं इसको, और उसके साथ साथ सेकेंड पोलर बॉडी का। तो इन दोनों की भी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? एन। तो सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी क्या होगी? एन। oogonia की प्लॉइडी क्या होगी? ये ओवा मदर सेल है, तो वर्ड आ रहा है मदर, तो फिर इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 2n। तो करेक्ट आंसर 158 का क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहां पे जो पहला डायग्राम दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है पैरेन्काइमा का। और परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अगर एक जैसे सेल से मिलकर फॉर्मेशन हुआ होगा तो उस टाइप के टिश्यू को बोला जाएगा सिंपल टिश्यू। और एक से ज्यादा टाइप के सेल मिलकर अगर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो उनको बोला जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में बेटा क्या आता है? पैरेन्काइमा आता है, कॉलेनकाइमा आता है और स्क्लेरेन्काइमा आता है, जिसमें से ये दोनों कैसे हैं? लिविंग है, और स्क्लेरेन्काइमा कैसा है? डेड है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में बेटा क्या आते हैं? जाइलम आते हैं और फ्लोएम आते हैं। और दोनों के ही कितने कितने कंपोनेंट हैं? 4 कंपोनेंट हैं, जिसमें से जाइलम के 3 कंपोनेंट डेड होते हैं और एक कंपोनेंट कैसा होता है? लिविंग होता है। और एक कंपोनेंट का नाम क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा। वहीं अगर बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम में 3 कंपोनेंट लिविंग होते हैं और एक कंपोनेंट डेड होता है, जिसका नाम है फ्लोएम फाइबर। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? परमानेंट टिश्यू का। तो ये क्या है? सिंपल टिश्यू है, सही बात है। अब देखो ध्यान से, ये जो डायग्राम गिवन है यहाँ पे, ये किसका डायग्राम है? कॉलेनकाइमा का। किसका डायग्राम है? कॉलेनकाइमा का। और कॉलेनकाइमा की खासियत है कि यहाँ पे डिपोजिशन होता है कॉर्नर्स पे, डिपोजिशन ऑन कॉर्नर, ठीक है। और किसका डिपोजिशन होता है? यहाँ पे डिपोजिशन होता है बेटा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का। और ये जो कॉलेनकाइमा होता है बेटा, जो डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस होती है उसके रीजन में पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि मोनोकॉट स्टेम के हाइपोडर्मिस रीजन में क्या प्रेजेंट होगा, तो याद रखिएगा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिया हुआ है ये भी सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये भी क्या है? सिंपल टिश्यू है, लेकिन ये किसका मेंबर है? स्क्लेरेन्काइमा का। अगर धागे जैसा दिख रहा है तो वो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होंगे, और अगर थोड़ा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है तो उसको स्क्लेरीड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्लेरीड्स बोला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर तो हमें क्या मिल गया? थर्ड मिल गया। ये लास्ट वाला डायग्राम आपका किसका है? स्क्लेरीड्स का है। और ये भी क्या है? डेड सेल है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा के मेंबर कैसे होते हैं? डेड होते हैं। तो 159 का करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। यहाँ पे आपको करेक्ट मैच बताना है। तो स्वीट पी, स्वीट पी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूपिन, ल्यूपिन या स्वीट पी। और ये मेंबर है किसका? फैबेसी का। और ये बेटा किसमें यूज किया जाता है? ऑर्नामेंटल प्लांट में यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे फैमिली, सब फैमिली का नाम क्या है? मीमोसॉइडी। जबकि यहाँ पे सब फैमिली क्या होनी चाहिए थी? फैबेसी। अब आप सोचोगे कि मैं सब फैमिली क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बेटा इसकी जो फैमिली है वो क्या है? लेग्यूमिनेसी। फैमिली का नाम क्या है? लेग्यूमिनेसी। दालों की फैमिली लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूम फैमिली। ठीक, लेकिन इसके 3 डिवीजन हैं। कौन कौन से? फैबेसी, उसके साथ साथ बेटा सीजल पिनोइडी, और तीसरा है बेटा मीमोसॉइडी।
तो ये जो मेंबर है ल्यूपिन या स्वीट पी, ये किसका मेंबर है? सब फैमिली फैबेसी का मेंबर है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बेटा गार्डन पी, नॉर्मल पी जो आपकी पाइसम सताइवम, ये भी बेटा किसका मेंबर है? फैबेसी फैमिली का। ठीक, उसके बाद बेटा उर्द दाल, दाल है तो फैबेसी फैमिली लिखा है, सही है। लोबिया, लोबिया भी क्या है बेटा? बीन है, और इसकी भी फैमिली क्या होगी? फैबेसी। तो यहां पे हमसे करेक्ट मैच पूछा गया था, तो करेक्ट मैच क्या हो जाएगा? 163 का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? क्यूटिकल, क्यूटिकल बेटा किस में प्रेजेंट होता है? याद रखिएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। ईटीएस लिखा है, इसका ईटीएस का मतलब ये नहीं है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस का मतलब है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। और क्यूटिकल कैसी लेयर है? वैक्सी लेयर है। स्टेम में प्रेजेंट होती है, रूट में एब्सेंट होती है, क्योंकि अगर रूट में प्रेजेंट होगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्यूटिकल की जो लेयर है वो वैक्सी अपीयरेंस होने की वजह से कैसी हो जाती है? इम्परमिएबल टू वाटर, तो प्रिवेंट करती है किसको? वाटर लॉस को, सही है। ट्राइकोम की बेटा अगर बात करें तो ट्राइकोम क्या है? स्टेम हेयर है, मल्टी सेलुलर होते हैं और इनका भी काम होता है टू प्रिवेंट वाटर लॉस। रूट हेयर्स की अगर बात करें तो ये रूट में प्रेजेंट होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और बेटा ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कौन से रीजन में पाए जाएंगे? तो रीजन ऑफ मैचुरेशन में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रूट हेयर क्या पूरी रूट में पाए जाते हैं? जी नहीं। कौन से रीजन में पाए जाएंगे? रीजन ऑफ मैचुरेशन में। ट्राइकोम, ट्राइकोम की अगर बात करें तो इंक्लूडेड इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मेंबर नहीं है, ये भी किसका मेंबर है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। तो डी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ हमसे करेक्ट मैच पूछा गया, तो करेक्ट केवल कितने हैं? 3 है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ? तो अगर बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, या फिर वो ऑर्गेनिज्म जिनके बारे में हमको पता है। ठीक, देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ आंट, सही है। देयर आर 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल, सही है। देयर आर 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस, सही है। देयर आर नियर बाई 12,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड, ये क्या है? गलत है। ऑर्किड की बेटा कितनी स्पीशीज हैं? 20,000। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एंजाइम कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड? ऐसा कौन सी क्लास है एंजाइम की? वैसे तो एंजाइम की कितनी क्लासेस है? 6 क्लास है, ठीक, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी क्लास है जो लिंकिंग प्रोवाइड करती है। तो अगर बात करें लिंकिंग की, तो लिंकिंग इज प्रोवाइडेड बाय लाइगेजेस। कौन प्रोवाइड करता है बेटा? लाइगेजेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को चिपकाने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे अदर क्लासेस दी हुई है, तो लाइगेजेस का मतलब क्या है? लाइगेजेस का मतलब है बेटा ये भी क्या करता है? नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ये भी क्या करता है? चीजों को तोड़ने का काम करता है, लेकिन अदर देन हाइड्रोलिसिस। अदर देन हाइड्रोलिसिस मतलब ये हाइड्रोलिसिस करा के बॉन्ड नहीं तोड़ता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। हाइड्रोलिसिस की अगर बात करें तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, वाटर निकाल के डीनेचुरेशन करा के बॉन्ड तोड़ते हैं। ट्रांसफरेजेस मतलब वहां पे यूज होंगे जहां पे ट्रांसफर ऑफ ग्रुप हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी के लिए यहाँ पे इनकरेक्ट मैच बेटा आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है जुवेनाइल प्लांट एंड अडल्ट प्लांट का, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको ये वाला डायग्राम दिया हुआ है ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का नहीं है, ये किसका है? एक्वेटिक हैबिटेट का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच।
अब अगर बात करें लैक्टिक एसिड की, तो लैक्टिक एसिड का बेटा फॉर्मूला होता है C3H6O3। अगर बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एथ है मतलब 2 कार्बन CH3 CH2OH। फ्यूमेरिक एसिड की अगर बात करें, तो फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H4O4। और अगर बात करें ग्लूकोज की, तो वेल नोन है C6H12O6। तो ये लैक्टिक एसिड के बाद बेटा कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, तो ए का फर्स्ट हो गया। इथेनॉल के पास कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फ्यूमेरिक एसिड के पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। और ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो डी का सेकंड हो जाएगा। तो ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको पीजीआर दिए हुए हैं और उनका यूज दिया हुआ है, तो आपको करेक्ट यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, तो ये काम किसका होता है बेटा, ये काम होता है आपके ऑक्सिन का। किसका काम है बेटा, ये आपके ऑक्सिन का काम है। इम्प्रूव द शेप ऑफ द एप्पल, ये किसका काम है बेटा, जिब्रेलिन का काम है। किसका काम है, जिब्रेलिन का काम है। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड। अब रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट इज शोन बाय इथाइलिन, सी का फर्स्ट। रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि अचानक से जब फल पक रहा होता है, तो उसके अंदर जो रिस्पायरेशन का रेट होता है वो अचानक से सडन इंक्रीज करता है, जिसको क्या बोला जाता है, रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक इफेक्ट, एंड इट इज शोन बाय इथाइलिन। हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, सीड को डेसिकेशन से रोकने का काम किसका होता है, वो काम है बेटा ABA का। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोट्स द प्रीडोमिनेंट स्टेज फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द साइट ऑफ, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रीडोमिनेंट साइट क्या है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। तो बेटा अगर प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कपल्ड होता है। मतलब दोनों ही प्रोसेस किसमें होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है, वैसे ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, पहली चीज तो ये। अब ये पूछ रहा है साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज द साइट ऑफ, तो बेटा याद रखना ये किसकी साइट है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की। किसकी साइट है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन, बेटा हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, हाई बीपी। जब अचानक से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको बोला जाता है हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन की अगर बात करें, तो हाइपरटेंशन अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक हुआ, प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक हुआ, तो बेटा ये डैमेज करता है वाइटल ऑर्गन्स को, डैमेज वाइटल ऑर्गन्स जैसे किडनी। और किडनी में क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट, देखो रीनल फेलियर दो तरह के होते हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट। क्रॉनिक का मतलब होता है कि धीमे धीमे जब आपके नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो खत्म होते हैं, तो उनको बोला जाता है क्रॉनिक, और उसमें आप डायलिसिस परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब होता है कि अचानक से जब किडनी काम करना बंद कर दे, तो उसमें डायलिसिस नहीं होती है, उसमें होती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। दूसरा बेटा ये रीजन होता है ब्रेन में भी, और ब्रेन में किस चीज का रीजन होता है, ब्रेन स्ट्रोक का। और ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर ब्लड से रिलेटेड, मतलब हार्ट को तो डैमेज करेगा ही करेगा, ठीक। हाइपरटेंशन कब माना जाता है, जब बीपी नॉर्मल रेंज से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कितना भी हो सकता है। और नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 120/80 mmHg। तो यहाँ पे ए सही है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml ऑफ ब्लड होता है, 170 नहीं होता है। वेंट्रिकल्स एक पंपिंग में कितना
ब्लड निकालते हैं उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल बेटा कितनी होती है? 0.8 सेकेंड। ये भी गलत है, तो बी गलत, सी गलत। कार्डियक आउटपुट हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 5000 ml। तो डी क्या है? सही है। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट, विच इज अ करेक्ट मैचिंग सेट? यहाँ पे बेटा करेक्ट मैचिंग सेट पूछा जा रहा है 169 में। तो करेक्ट मैचिंग सेट की बेटा अगर बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की अगर बात करें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहां से रिलीज होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 तरह के हॉर्मोन्स निकलते हैं, ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स। पहला क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा है बेटा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन क्या है? कॉर्टिसोल। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन क्या है बेटा? एल्डोस्टेरोन। और सेक्स कॉर्टिकॉइड में कई टाइप के सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं। तो मेलाटोनिन बेटा कहां से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से, और इसका काम होता है 24 आवर रिदम साइकिल मेंटेन रखना। ठीक है, स्लीप वेकअप साइकिल को मेंटेन रखता है। टीएसएच की अगर बात करें तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा कहां से निकलता है? ये निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। उसके बाद टीएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हुए कहां पे वर्क करता है? थायराइड ग्लैंड पे वर्क करता है और थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन कराता है। ऑक्सीटोसिन बेटा कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, बनता नहीं है वहां पे। बनता कहां पे? हाइपोथैलेमस में बनता है, लेकिन निकलता कहां से है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। और बेटा ये जाके वर्क करता है स्मूथ मसल्स पे, और स्मूथ मसल्स का क्या कराता है? कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन इज डन बाय ऑक्सीटोसिन। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड, बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ, सी का क्या हो जाएगा? सेकेंड, एंड डी का फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। तो 169 का करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाइपोथैलेमस। बेटा अगर हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस में आप एक चीज याद रखिएगा कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हॉर्मोन्स में, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हॉर्मोन्स में या फिर तो लास्ट में RH लगा होगा या फिर तो लास्ट में IH लगा होगा। RH का मतलब क्या है? रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, और IH का मतलब है इनिबिटरी हार्मोन, इनिबिटरी हार्मोन। जैसे मैंने बोला GnRH, तो GnRH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जाके वर्क करेगा किस पे? ये जाके वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और गोनाडोट्रोफिन को क्या कराएगा? रिलीज कराएगा LH और FSH को। वहीं पे अगर आ गया GnIH, तो अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गोनाडोट्रोफिन इनिबिटिंग हार्मोन, इनिबिटरी हार्मोन। और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके वर्क करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी पे, तो ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीज हो रहे थे अब वो रिलीज होना बंद हो जाएंगे। तो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को जानने के लिए क्या याद रखना है? RH और IH, रिलीजिंग और इनिबिटरी। तो ए का क्या हो जाएगा? T, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ए का T। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर बात करें तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन? गोनाडोट्रोफिन, FSH एंड LH। ठीक है। उसके साथ साथ बेटा टेस्टिस की अगर बात करें तो टेस्टिस से क्या रिलीज होते हैं? ग्रुप ऑफ हार्मोन, जिसको बोला जाता है मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन, और इसका मेन हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से अगर बेटा बात करें तो ओवरी से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन रखता है। और
इंसुलिन कहीं पे भी नहीं है, इंसुलिन का कोई भी मैच नहीं है। इंसुलिन कहां से रिलीज होता है? पैनक्रियाज से, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? टी, बी का क्या हो जाएगा? आर, सी का क्या हो जाएगा? एस, और डी का क्या हो जाएगा? क्यू। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू एड्रिनल ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड के रिस्पेक्ट में बेटा कौन सी मैचिंग यहाँ पे करेक्ट है? तो अगर बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो बेटा एड्रिनल ग्लैंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये जो इनर वाला पोर्शन है ये क्या है? एड्रिनल मिड्यूला, एड्रिनल मिड्यूला। और एड्रिनल मिड्यूला से निकलने वाले हॉर्मोन्स का नाम है बेटा, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है कैटेकोलामाइंस, अमाइंस। और इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके एड्रिनलिन या एपिनेफ्रीन और नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनली या नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है। ये हो गई एड्रिनल मेड्यूला की बात। अब बेटा अगर बात करें बाहर का जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फैसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। तो जोना रेटिकुलरिस से निकलने वाले हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स भी इनको बोला जाता है, ठीक। जोना फैसिकुलाटा से निकलने वाले हॉर्मोन्स को बेटा बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और जोना ग्लोमेरुलसा से निकलने वाले हॉर्मोन्स को बोला जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल के अंदर हमेशा ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, और ऐसा भी नहीं है कि मेल के अंदर हमेशा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। जब बच्चा छोटा होता है तब उसके गोनैड्स डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद उसमें हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तब जाके पता चलता है दैट इज मेल एंड दैट इज फीमेल। लेकिन उससे पहले जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो कहां से रिलीज होते हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड से। तो इसी वजह से बोला जाता है कि कभी कभार हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जब फीमेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकलने लगता है सेक्स कॉर्टिकॉइड से, तो वो रीजन होता है उनके मस्कुलर डेवलपमेंट का, और फेस पे क्या आने लगते हैं? फेशियल हेयर ज्यादा आने लगते हैं। अब वहीं अगर मेल्स में ईस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होने लगा सेक्स कॉर्टिकॉइड से, तो वो बेटा क्या रीजन करता है? गैनाकोमेस्टिया की रीजन क्रिएट होती है एक्सेसिव में, और गैनाकोमेस्टिया का मतलब आप सबको पता है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और जोना रेटिकुलरिस ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी मैचिंग सही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड? क्या पूछा गया है? रॉन्गली मैच्ड पूछा गया है, ठीक है। तो ए क्या है? मेल है, सही है। बी क्या है बेटा? बी आपका क्या है? सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये भी सही है। फीमेल को सर्कल से डिनोट करते हैं। कंसाइजिनियस मेटिंग, मेटिंग मतलब मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है। तो ये मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स रिप्रेजेंट किया जाता है डबल साइन से, यहाँ पे डबल साइन होगा, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और जब इस तरह लिख के आता है रोम्बस के अंदर, जब 5 लिख के आए, तो इसका मतलब क्या होता है? 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या होगा? 5 अनइफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। और अगर ये हाईलाइटेड होता तब बोला जाता 5 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? XY क्रोमोसोम, और XY क्रोमोसोम मेल हेट्रोगैमिटी को बताता है, और मेल हेट्रोगैमिटी किसमें होती है? फ्रूट फ्लाई में होती है, और होती है बेटा किसमें? मेल में, ह्यूमन मेल में। तो बी का क्या हो जाएगा? थर्ड। ZZ क्रोमोसोम मतलब होमोगैमिटी, होमोगैमिटी प्रेजेंट इन, होमोगैमिटी बेटा प्रेजेंट इन फीमेल बर्ड, क्योंकि बर्ड्स में किसकी सॉरी फीमेल नहीं, मेल बर्ड्स, क्योंकि मेल में जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। बर्ड्स में किसकी हेट्रोगैमिटी होती है? फीमेल की हेट्रोगैमिटी होती है, तो ए का फर्स्ट, बी का थर्ड।
XX क्रोमोसोम फीमेल ड्रोसोफिला फोर्थ एंड ZW क्रोमोसोम सेकेंड. तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट, द प्लांट ऑर्डर पॉलीमोनियल्स इंक्लूड विच प्लांट. तो देखो पॉलीमोनियल्स के अंदर क्या क्या आता है. पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है और इस ऑर्डर के अंदर बेटा दो फैमिली आती हैं, कॉन्वलेसी और सोलेनेसी. कॉन्वलेसी किसकी फैमिली है? स्वीट पोटैटो की फैमिली है. और सोलेनेसी किसकी फैमिली है? पोटैटो फैमिली है. ठीक है, तो पॉलीमोनियल्स के अंडर पूछ रहा है तो आप देख लीजिए इन दोनों फैमिली. आप देखो सीजल पे सॉरी कॉन्वलेसी के बारे में तो आपको उतना नहीं पता होगा, स्वीट पोटैटो दिया होगा तो आप लगा लोगे, लेकिन सोलेनेसी के तो मेंबर के बारे में हमें पता है ना, और ये लिविंग वर्ड में हमें एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं. तो पोटैटो, पिट्यूनिया, धतूरा, ये तीनों किसके मेंबर हैं? सोलेनेसी के मेंबर हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ. नेक्स्ट, assertion रीजन, members of chondrichthyes swim constantly to avoid sinking. बिल्कुल सही है. कॉन्ड्रिक्थीज या कार्टिलेजिनस फिशेस के जो मेंबर हैं उनको लगातार स्विम करना पड़ता है. इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो कॉन्ड्रिक्थीज के मेंबर होते हैं उनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, और जब एयर ब्लैडर नहीं होगा तो उनके अंदर बायंसी क्रिएट करने के लिए कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं होती है. तो अगर वो लगातार स्विम नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे. तो इस वजह से उनको लगातार स्विम करना पड़ता है. इन मेंबर्स ऑफ कॉन्ड्रिक्थीज एयर ब्लैडर इज एब्सेंट. सही है. तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ. नेक्स्ट, फेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा? इन्होंने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में. किसका यूज किया था? ई कोलाई का यूज किया था. और बैक्टीरिया में किसका यूज किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का यूज किया था, और उसके साथ साथ रैट का यूज किया था. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कितने स्ट्रेन लिए थे? इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, रफ स्ट्रेन एंड स्मूथ स्ट्रेन. ठीक है, वायरुलेंट कौन सा था? स्मूथ स्ट्रेन था. जैकब एंड मोनाद ने बेटा क्या दिया था? इन्होंने दिया था लैक ऑपेरॉन का मॉडल. हरगोविंद खुराना ने क्या बताया था? जेनेटिक कोड के बारे में बताया था. और मेसेल्सन एंड स्टॉल ने क्या दिया था बेटा? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. और इन्होंने यूज किया था हेवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन N15, और उसके साथ साथ डेंसिटी ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए सीजियम क्लोराइड. और इन्होंने बैक्टीरिया का यूज किया था ई कोलाई. तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड. बी का क्या हो जाएगा? फोर्थ. सी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट. और डी का सेकंड. तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट. तो 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 177, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन. इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कितनी मैचिंग यहाँ पर करेक्ट है? तो जरा ध्यान से देखिए. पहला दिया है फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड. तो कितने साल पहले अपीयर्ड हुई थी? 2000 मिलियन ईयर्स अगो, या 2 बिलियन ईयर्स अगो बोल दे, दोनों क्या है? सेम है. इनवर्टिब्रेट्स पहली बार कब अपीयर हुए थे? 500 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी सही है. सीवीड्स कितने साल पहले आई थी? कितने साल पहले आई थी? 320 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी सही है. जॉलेस फिश कितने समय पहले आई थी? ये आई थी बेटा 350 मिलियन ईयर्स अगो, ये भी सही है. डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ. तो डायनासोर बेटा सडनली डिसअपियर हो गए थे 65 मिलियन ईयर्स अगो. अब जॉलिश फिश की बात आई है तो 1938 में साउथ अफ्रीका से एक फिश को पकड़ा गया था जिसको ऑलमोस्ट मान लिया गया था तो कि वो क्या हो चुकी है? एक्सटेंट हो चुकी है. और उसका नाम क्या था? सीलोकैंथ. तो यहाँ पे पांचों मैचिंग क्या है? सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, in some organisms karyokinesis is not followed by cytokinesis as a result which. अगर देखो कैरियोकाइनेसिस हो गई है और साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई है तो वो रिजल्ट करती है बेटा किसमें? एक ही सेल में कई सारे न्यूक्लियस आ जाएंगे. ठीक, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी जिसको बोला जाता है सिनसाइटियम कंडीशन या फिर सिनोसिटिक
कंडीशन। तो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम, तो यूनिन्यूक्लिएट नहीं होगा, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होगा। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइटियम सही है। लिक्विड एंडोस्पर्म इन मैंगो गलत है। लिक्विड एंडोस्पर्म इन मैंगो, मैंगो में नहीं होता बेटा एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म हम लोग किस में पीते हैं? नारियल पानी। तो ये क्या होगा? कोकोनट वाटर में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है करेक्ट मैचिंग, तो 178 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड। नेक्स्ट, some of the cells remain metabolically active, however they do not appear to exhibit proliferation. Which of the following options represent the stage at which cell enter into a non dividing phase? तो अगर नॉन डिवाइडिंग फेज में जा रहा है लेकिन बेटा ग्रो कर रहा है, तो ये स्टेज का नाम होता है जी नॉट, या फिर इसको बोला जाता है क्वेश्चंट फेज। कुछ सेल G1 से पूरा न्यूट्रिशन लेके एग्जिट कर जाते हैं और चले जाते हैं जी नॉट स्टेज में। ऐसे सेल में जो ग्रोथ होती है वो तो होती है, लेकिन ये आगे की जो जितनी भी अपने डिवीजन है वो क्या कर देते हैं? सस्पेंड कर देते हैं, जैसे कि एपिडर्मल सेल और हर्ट सेल। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेटा पूछ रहा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैव नो रोल इन इंस्पायरेशन। तो बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का ही रोल होता है किसमें? एक्सपायरेशन में। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का नहीं होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज 12 to 16 पर मिनट सही है, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट सही है। पल्मोनरी फंक्शन इज असिस्ट बाय स्पायरोमीटर सही है। टाइडल वॉल्यूम इज 5000 ml गलत है, कितना होगा? 500 ml पर ब्रेथ। और अगर पर मिनट पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6K to 8K पर मिनट। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट गलत हैं, कौन कौन सी? पहली स्टेटमेंट गलत है आपकी ए और दूसरी स्टेटमेंट गलत है आपकी डी। तो 180 का करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 4th। तो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन ऑफ टुडेज फुल लेंथ टेस्ट। तो आई होप आप सबके टेस्ट अच्छे जा रहे होंगे और आपको केवल अब लास्ट टाइम आ गया है, बहुत कम समय बाकी है, तो आपको केवल अपनी गलती पे फोकस करना है और उसी चीज को बार बार पढ़ना है जो आपसे ज्यादा गलत हो रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद।